नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। G20 शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय बैठक में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। ग्लोबल स्टॉक टेक पर संयुक्त राष्ट्र की पहली संश्लेषण रिपोर्ट में पेरिस समझौते के कार्यान्वयन में कमी पर चिंता जताई गई। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2023 वायु गुणवत्ता और जलवायु बुलेटिन जारी किया। विश्व बैंक ने वर्किंग विदाउट बॉर्डर्स द प्रॉमिस एंड पैरल ऑफ ऑनलाइन गिग वर्क शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। यूएन विमेन एंड संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की। असम ने केंद्र सरकार से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 और अशांत क्षेत्र अधिनियम को वापस लेने का अनुरोध किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं G20 की। G20 शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय बैठक में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। ये संयुक्त वक्तव्य कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसमें सेमीकंडक्टर्स पर बातचीत हुई। इसके तहत भारत में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी पहल के तहत $300 मिलियन का निवेश किया जाएगा। वहीं एडवांस माइक्रो डिवाइस ने पहले ही भारत में R&D और इंजीनियरिंग परिचालनों का विस्तार करने के लिए अगले 5 वर्षों में $400 मिलियन का निवेश करने की घोषणा कर रखी है। वहीं शिक्षा क्षेत्र में संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि ग्लोबल चैलेंजेस इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों और एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके लिए दोनों पक्षों ने $10 मिलियन अमेरिकी की संयुक्त प्रारंभिक राशि के योगदान पर सहमति व्यक्त की। अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा भारत अमेरिका असैन्य अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह के तहत वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग के लिए कार्य समूह की स्थापना पर सहमति बनी। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों ने नवीकरणीय अवसंरचना निवेश कोष में $500 मिलियन अमेरिकी तक योगदान करने के लिए आशय पत्रों का आदान प्रदान किया है। दूर संचार क्षेत्र के तहत वेंडर्स और ऑपरेटर्स के बीच सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत 6G अलायंस तथा नेक्स्ट जी अलायंस ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वहीं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विश्व व्यापार संगठन में दोनों देशों के बीच 7वें और आखिरी लंबित कुक्कुट उत्पादों पर विवाद को पारस्परिक रूप से सुलझा लिया गया है। आपको बता दें कि एवियन इन्फ्लुएंजा से जुड़ी चिंताओं के कारण भारत ने कुक्कुट उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया था। भारत ने व्यापार, कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन पर हिंद प्रशांत महासागर पहले स्तंभ का सह नेतृत्व करने के अमेरिकी कदम का स्वागत किया। वहीं क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्वांटम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसोर्टियम के सदस्य के रूप में एसन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज की भागीदारी पर सहमति बनी। और रक्षा क्षेत्र में भारत में GEF 414 जेट इंजन के विनिर्माण के लिए वार्ता शुरू की गई। ग्लोबल स्टॉक टेक पर संयुक्त राष्ट्र की पहली संश्लेषण रिपोर्ट में पेरिस समझौते के कार्यान्वयन में कमी पर चिंता जताई गई। इस संश्लेषण रिपोर्ट में पेरिस समझौते के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आगे की कार्रवाई के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है। इसके अलावा पेरिस समझौते ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लगभग वैश्विक स्तर पर कार्रवाई को प्रेरित किया है। रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि इस शताब्दी के अंत तक वैश्विक तापमान में वृद्धि के 2.4 से 2.6 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहने का अनुमान है। वर्ष 2010 में 3.7 से 4.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। यदि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है तो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2050 तक 2019 के स्तर से 84% तक की कमी करनी होगी। जलवायु कार्रवाई के लगभग सभी पहलुओं जैसे कि शमन, अनुकूलन, वित्त पोषण आदि के कार्यान्वयन में कमी देखी जा रही है। और आइए बात करते हैं उन सिफारिशों के बारे में जो रिपोर्ट में की गई हैं। शमन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा सहित सभी क्षेत्रों में प्रणालियों के स्तर पर बदलाव करने की जरूरत है। वहीं प्रणालियों के स्तर पर तीव्र बदलाव से उत्पन्न किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए समावेशन और समानता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हानि और क्षति सहित अनुकूलन के लिए जोखिमों को समझकर प्रभावी अनुकूलन कार्रवाई और सहायता की ओर तेजी से आगे बढ़ने के लिए अनुकूलन योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। इसके अलावा योजना निर्माण और कार्यान्वयन के सभी पहलुओं में जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को एकीकृत करने की जरूरत है और साथ ही अनुकूलन पर पारदर्शी
पारदर्शी रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। इसके अलावा वित्त पोषण प्रवाह और कार्यान्वयन के साधन के रूप में रिपोर्ट में ये कहा गया है कि विकासशील देशों में जलवायु वित्त पोषण तक पहुँच बढ़ानी चाहिए। वित्त पोषण प्रवाह को प्रभावी जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने की ओर मोड़ने के लिए व्यवस्थित तरीका अपनाना चाहिए और वर्तमान में लचीलेपन की कमी वाली उच्च उत्सर्जन गतिविधियों के वित्त पोषण पर बल दिया जा रहा है। और अब बात करते हैं पेरिस समझौते के बारे में। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे 196 देशों ने अपनाया है। इसका लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखना है। पेरिस समझौते के ग्लोबल स्टॉकटेक का लक्ष्य हर 5 साल में जलवायु संकट पर वैश्विक उपायों का आकलन करना है। अगली खबर जलवायु एवं वायु प्रदूषण से संबंधित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने 2023 वायु गुणवत्ता और जलवायु बुलेटिन जारी किया। बुलेटिन में कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के साथ हीट वेव का प्रभाव और भी खतरनाक होने की आशंका है। हीट वेव की घटनाओं और धरातलीय ओजोन के उच्च स्तर के बीच एक मजबूत संबंध है। उच्च तापमान के कारण पौधों से वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। VOCs ओजोन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तापमान वृद्धि से वायुमंडलीय रासायनिक अभिक्रियाशीलता की दर भी बढ़ती है। इससे ओजोन के निर्माण में बढ़ोतरी होती है। धरातलीय ओजोन की अगर हम बात करें तो ये एक रंगहीन द्वितीयक प्रदूषक है जो पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर निर्मित होती है। इसका निर्माण तब होता है जब 2 प्राथमिक प्रदूषक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और VOC सूर्य के प्रकाश तथा स्थिर हवा में अभिक्रिया करते हैं। ओजोन की उच्च सांद्रता के संपर्क में आना वनस्पतियों और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। उदाहरण के लिए मुख्य खाद्य फसलों के लिए ओजोन प्रेरित फसल हानि औसतन 4.4 से 12.4% है। समतापमंडलीय ओजोन को गुड ओजोन माना जाता है क्योंकि ये पराबैंगनी विकिरण के हानिकारक प्रभावों को कम करती है। आपको बता दें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 समतापमंडलीय ओजोन की रक्षा के लिए किया गया एक वैश्विक समझौता है। और अब आपको बताते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे संयुक्त राष्ट्र के तहत 1950 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस 1873 इसकी उत्पत्ति का कारण थी। ये पृथ्वी के वातावरण की स्थिति और व्यवहार, भूमि एवं महासागरों के साथ इसकी अंतःक्रिया और इसके द्वारा उत्पन्न मौसम तथा जलवायु और इनके परिणाम स्वरूप जल संसाधनों के वितरण पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के प्रति समर्पित एक संस्था है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 193 सदस्य देश हैं और राज्य क्षेत्र है। भारत भी इसका एक सदस्य है। विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस इसकी सर्वोच्च संस्था है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट है वैश्विक जलवायु की स्थिति और WMO वायु गुणवत्ता और जलवायु बुलेटिन रिपोर्ट। और आइए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने वर्किंग विदाउट बॉर्डर्स द प्रॉमिस एंड पेरिल ऑफ ऑनलाइन गिग वर्क शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। गिग वर्कर स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर्स या फ्रीलांसर होते हैं जो आमतौर पर कई ग्राहकों के लिए अल्पकालिक कार्य करते हैं। प्लेटफॉर्म आधारित गिग जॉब्स 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है स्थान आधारित गिग जॉब्स। इनमें डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्य आवंटित करते हैं। ये भौतिक कार्य होते हैं जैसे कि डिलीवरी, घरेलू देखभाल आदि। और दूसरे होते हैं ऑनलाइन गिग जॉब। इनमें इमेज टैगिंग, डेटा एंट्री आदि जैसे कार्य शामिल हैं। रिपोर्ट के निष्कर्षों के मुताबिक वैश्विक कार्यबल में ऑनलाइन गिग वर्कर्स की हिस्सेदारी लगभग 4.4 से 12.5% है। अधिकतर ऑनलाइन गिग वर्क प्लेटफॉर्म क्षेत्रीय या स्थानीय हैं, जो कुल ट्रैफिक का केवल 29% आकर्षित करते हैं। वैश्विक स्तर पर महिलाएं सामान्य श्रम बाजार की तुलना में ऑनलाइन गिग वर्क में ज्यादा भाग लेती हैं। हालांकि महिला श्रम बल भागीदारी का समर्थन करने के लिए ऑनलाइन गिग वर्क की क्षमता का पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है। औद्योगिक देशों की तुलना में विकासशील देशों में ऑनलाइन गिग वर्कर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऑनलाइन गिग वर्क का महत्व इसलिए है क्योंकि युवाओं और कम कुशल श्रमिकों को अवसर प्रदान करके समावेशिता को बढ़ावा दिया जाता है, डिजिटल कौशल विकास को बढ़ावा मिलता है, साथ ही आय की संभावनाओं में वृद्धि होती है। ऑनलाइन गिग वर्क से जुड़ी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि डेटा सुरक्षा और निजता, निरंतर नेटवर्क की कमी स्थानीय प्लेटफॉर्म्स के विकास को बाधित करती है और वर्कर्स के लिए अपर्याप्त सुरक्षा। इसीलिए इस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि आपूर्ति पक्ष पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए डिजिटल कौशल के निर्माण, श्रम बाजार समावेशन और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वहीं मांग पक्ष को बेहतर करने के लिए मांग पैदा करने और स्थानीय निजी क्षेत्र इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देने के लिए ई गवर्नेंस सुधारों का लाभ उठाया जाना चाहिए और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के मामले में क्राउड रेटिंग और तीसरे पक्ष द्वारा मान्यता की व्यवस्था करनी चाहिए। प्लेटफॉर्म से व्यवस्थित डेटा एकत्र करने की क्षमता को मजबूत करना चाहिए।
और आइए अब बात करते हैं महिलाओं और जेंडर इक्वालिटी के बारे में। यूएन विमेन और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक SDG 1 यानी कि गरीबी उन्मूलन के वैश्विक प्रयासों के बाद भी 2030 तक 340 मिलियन से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां चरम गरीबी में रह रही होंगी। वर्ष 2030 तक SDG 1 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रगति की वर्तमान दर को 26 गुना तेज करने की जरूरत है। वहीं SDG 2 जो कि भूखमरी की समाप्ति से संबंधित है, इसके संबंध में ये कहा गया है कि वर्ष 2030 तक लगभग 4 में से 1 महिला और लड़की को सामान्य या गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा। कृषि खाद्य प्रणालियों में लैंगिक अंतराल को दूर करने से खाद्य असुरक्षा में कमी की जा सकती है। साथ ही वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद को लगभग $1 ट्रिलियन बढ़ाया जा सकता है। SDG 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है। केवल 60% लड़कियों ने उच्चतर माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा पूरी की है, हालांकि ये 57% लड़कों के औसत की तुलना में बेहतर है। SDG 5 में लैंगिक समानता की बात है। इसके तहत महिलाओं की अगली पीढ़ी पुरुषों की तुलना में अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्यों पर प्रतिदिन औसतन 2.3 घंटे अधिक समय व्यतीत करेंगी। SDG 10 जो कि असमानता में कमी से संबंधित है, इसके तहत महिलाएं पुरुषों की तुलना में लैंगिक आधार पर दोगुने भेदभाव का सामना करती हैं। वहीं वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का सामना करने की संभावना भी पुरुषों की तुलना में लगभग दोगुनी है। SDG 13 जो कि जलवायु कार्रवाई से संबंधित है, इस संबंध में महिलाओं की स्थिति देखें तो जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम की वजह से विश्व स्तर पर 158 मिलियन महिलाएं और लड़कियां गरीबी रेखा से नीचे जा सकती हैं। हालांकि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में कई प्रमुख चुनौतियां हैं, जैसे कि महिलाओं के खिलाफ अभी भी लगातार हिंसा जारी है, शिक्षा में असमानता मौजूद है। जब शिक्षा की बात आती है तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि लड़कों को एक एसेट के तौर पे माना जाता है और इसीलिए उनको पढ़ने के लिए ज्यादा प्रेरित किया जाता है, उन पर खर्च भी ज्यादा किया जाता है, उनको पढ़ने भेजा जाता है। वहीं लड़कियों को कहीं ना कहीं एक लायबिलिटी के तौर पर देखा जाता है, तो उनको पढ़ने के लिए उतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। साथ ही अगली चुनौती ये है कि श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी है और पारिश्रमिक में भी असमानताएं हैं। सेम काम के लिए पुरुषों को ज्यादा वेतन दिया जाता है, जबकि महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। और आइए अब बात करते हैं अफसपा की। असम ने केंद्र सरकार से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफसपा 1958 और अशांत क्षेत्र अधिनियम को वापस लेने का अनुरोध किया। अफसपा सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। सशस्त्र बल ऐसे अशांत क्षेत्रों में कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर गोली तक चला सकते हैं। वे बिना वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं और किसी परिसर की तलाशी ले सकते हैं। अधिनियम के मुख्य पहलुओं के तहत अशांत क्षेत्र उसे कहा जाता है जब किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र या पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक हो जाए, तब उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र या पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। इसके तहत सशस्त्र बल कर्मियों को उन्मुक्ति होती है। इसमें केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा था कि सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में भी अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच से छूट नहीं दी जा सकती। गिरफ्तार व्यक्ति के साथ व्यवहार की अगर हम बात करें तो इसमें सैन्य अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी विलंब के निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंपने के लिए बाध्य है। यह अभी लागू है असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में। इससे चिंताएं ये है कि कई बार सशस्त्र बल शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं और मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। असम अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत राज्य सरकार किसी शहर या कस्बे के किसी विशेष क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर सकती है। और आइए अब चर्चा करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। भारत बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। इन MOUs में शामिल हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और बांग्लादेश बैंक के बीच डिजिटल भुगतान तंत्र में सहयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और बांग्लादेश कृषि अनुसंधान परिषद के बीच सहयोग और वर्ष 2023 से 25 के लिए द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का नवीनीकरण।
और अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात ICRR। RBI ने चरणबद्ध तरीके से ICRR को बंद करने का फैसला किया है। ICRR एक अतिरिक्त नकदी शेष यानी बैलेंस है। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों को एक विशेष अवधि के लिए CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो से अधिक नकदी रखने के लिए कह सकता है। कैश रिजर्व रेशियो बैंकों की कुल जमाओं की वो न्यूनतम राशि है जिसे बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखनी होती है। इससे पहले RBI ने बैंकिंग प्रणाली से अधिशेष तरलता को हटाने के लिए अतिरिक्त 10% निवल मांग और सावधि देयताओं यानी कि NDTL को अलग रखने का आदेश दिया था। बैंकिंग प्रणाली में 2000 रुपए के नोटों की वापसी और RBI द्वारा सरकार को अधिशेष अंतरण के कारण अधिशेष तरलता उत्पन्न हुई है। अगला टॉपिक है हॉलमार्किंग। केंद्र ने स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण कलाकृतियों की हॉलमार्किंग तीसरा संशोधन आदेश 2023 के तहत अनिवार्य हॉलमार्किंग के तीसरे चरण को अधिसूचित किया है। हॉलमार्किंग मूल्यवान धातु निर्मित वस्तुओं में उस मूल्यवान धातु की आनुपातिक मात्रा का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्ड है। इसका उद्देश्य जनता को मिलावटी आभूषणों से बचाना और निर्माताओं को शुद्धता के कानूनी मानकों को बनाए रखने के लिए बाध्य करना है। हॉलमार्किंग योजना भारतीय मानक ब्यूरो ने विकसित की है। इसके अंतर्गत सभी हॉलमार्क वाले स्वर्ण आभूषणों को एक विशेष HUID यानी हॉलमार्किंग यूनिक ID नंबर दिया जाता है। अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश केवल 14, 18 और 22 कैरेट के स्वर्ण आभूषणों या कलाकृतियों पर लागू होता है। अगला टॉपिक है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना यानी कि SBG योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य भौतिक स्वर्ण की मांग को कम करना और स्वर्ण खरीद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली घरेलू बचत के एक हिस्से को वित्तीय बचत में बदलना है। SBG यानी कि स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड सरकारी प्रतिभूतियां हैं। इन्हें सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 के तहत जारी किया जाता है। ये बॉन्ड्स भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक जारी करता है। SBG निवासी व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों, ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों को ही बिक्री किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत 5वें, 6वें और 7वें साल में योजना से बाहर निकलने का विकल्प होगा। साथ ही बॉन्ड की कुल धारण या परिपक्वता अवधि 8 साल की होगी। इसमें न्यूनतम निवेश है 1 ग्राम सोने का और अधिकतम सीमा व्यक्ति के मामले में 4 किलोग्राम, हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्ट के लिए 20 किलोग्राम प्रति वित्तीय वर्ष होगा। अगला टॉपिक है क्रूड बेंचमार्क। मजबूत डॉलर के कारण ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वायदों में गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में लाइट ऑयल मार्केट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक बेंचमार्क है। ब्रेंट क्रूड उत्तरी सागर में स्थित तेल क्षेत्रों से निकाला जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क है जिसका इस्तेमाल पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन करता है। WTI यानी ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड संयुक्त राज्य अमेरिका के तेल बाजार के लिए बेंचमार्क है। इसे की तेल क्षेत्रों से निकाला जाता है। सल्फर की मात्रा कम होने के कारण ऐसा कच्चा तेल ब्रेंट की तुलना में हल्का और स्वीट होता है। दुबई या ओमान तीसरा प्रमुख बेंचमार्क क्रूड है। अगला टॉपिक है FAO खाद्य मूल्य सूचकांक यानी FFPI। FFPI के मुताबिक विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक 2 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। FFPI को खाद्य और कृषि संगठन जारी करता है। ये खाद्य वस्तुओं की एक बास्केट की एक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक रूप से परिवर्तन का एक माप है। इसमें प्रत्येक समूह के औसत निर्यात हिस्सों के साथ भारित 5 जिन्स समूह के मूल्य सूचकांकों का औसत शामिल होता है। इन 5 जिन्सों में अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी शामिल है। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये विश्व में भुखमरी मिटाने के लिए जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व है। और अगला टॉपिक है वरुण अभ्यास। ये भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। और अब बात करते हैं सामरिक परमाणु हथियार की। उत्तरी कोरिया ने अपनी पहली ऑपरेशन सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की है। सामरिक परमाणु हथियार आमतौर पर कम दूरी के ऐसे हथियार होते हैं जिन्हें सामरिक हथियार कटौती संधि यानी स्टार्ट के तहत सामरिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। इनके तहत भूमि आधारित मिसाइलों की मारक क्षमता 500 किलोमीटर से कम होती है और हवा तथा समुद्र से प्रक्षेपित हथियारों की मारक क्षमता 600 किलोमीटर से कम होती है। सामरिक परमाणु हथियार परमाणु हथियारों की सबसे कम विनियमित श्रेणी है और परमाणु हथियार संपन्न देशों के शस्त्रागार का एक बड़ा प्रतिशत है।
अगला टॉपिक है कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य। शोधकर्ताओं ने कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य में सफेद सांभर की खोज की। ल्यूसिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी जीव की त्वचा की वर्णकता लुप्त हो जाती है। इसके कारण त्वचा का रंग सफेद या पीला हो जाता है। कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक के 3 जिलों चामराजनगर, मांड्या और रामनगर में फैला हुआ है। ये उत्तर में बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और दक्षिण में बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व तथा माले महादेश्वरा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करता है। यहाँ वन मुख्य तौर पर शुष्क पर्णपाती और झाड़ीदार प्रकार के हैं। अभ्यारण्य में पाए जाने वाले जीवों में बाघ, हाथी, तेंदुआ, बाइसन, जंगली कुत्ता, सांभर, चीतीदार, हिरण आदि हैं। फूजियान विनेटर प्रोडिगियोसस ये जुरासिक काल का डायनासोर है। यह आज से लगभग 148 से 150 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में था। इसके जीवाश्म चीन में पाए गए हैं। ये तीतर के आकार का और पक्षी जैसा दिखने वाला डायनासोर था। इसके पैर लंबे थे और भुजाएं पंखों के समान थी। ये एवियलेंस नामक समूह से संबंधित था। इस समूह में सभी पक्षियों और उनकी निकटतम उड़ने में अक्षम डायनासोर प्रजाति को शामिल किया जाता है। इसकी जटिल शारीरिक रचना से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये या तो तेज दौड़ने में सक्षम था या आधुनिक वेंडिंग पक्षियों की तरह जीवन व्यतीत करता था। वेंडिंग पक्षी यानी कि बगुला आदि की प्रजाति ये पक्षियों की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण विकासवादी चरण को प्रकट करता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। तो सुर्खियों में रहा है तिमोर लेस्ते। इसकी राजधानी है दिल्ली। भारत ने दिल्ली में दूतावास खोलने की घोषणा की है। ये भारत की राजधानी दिल्ली से काफी सिमिलर है, लेकिन ये दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली है। जैसे होता है ना दिल्ली तमन्ना, दिल्ली ख्वाहिश, वैसे ही तो ये वो वाला दिल्ली है। तिमोर लेस्ते की राजनीतिक सीमाएं मलय द्वीप समूह के दक्षिणी छोर पर पूर्वी लेसर सुंडा द्वीप समूह में स्थित एक द्वीपीय देश है। ये दक्षिण पूर्व में तिमोर सागर, उत्तर में जलडमरू मध्य और उत्तर पश्चिम में ओमबाई जलडमरू मध्य और दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी तिमोर का हिस्सा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट टाटामेलू और प्रमुख नदी है लैक्लो नदी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।